नमस्कार दोस्तों, मैं अजयपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज की क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था, तो आइएगा कल से आगे और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो उस समय ट्रेड या व्यापार करते थे। याद रखिएगा, ये उस समय ट्रेड या व्यापार करते थे। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि ये व्यापार किस चीज़ का करते थे। ये अधिकांश उन चीज़ों का व्यापार करते थे जो यहाँ पर कम पाई जाती थी। सामान्यतः यहाँ की कुछ चीज़ें और मेसोपोटामिया में मिली है और मेसोपोटामिया की कुछ चीज़ें हमारी इस सभ्यता में मिली है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये एक दूसरे से व्यापार किया करते थे। व्यापार करने में और ये सबसे अधिक धातुओं का इस्तेमाल करते थे, जिसमें आपका सोने की अगर मैं बात करूं तो सोने का अधिकतर इंपोर्ट या ये जो जहां से मंगाते थे वही कहां से करते थे, कर्नाटका से। इसके साथ साथ चांदी, तांबे और दूसरी बहुमूल्य धातुओं को ये लोग ईरान या फिर अफगानिस्तान से क्या करते थे, मंगाते थे। याद रखिएगा, ये लोग व्यापार करने के लिए उस समय वाटर ट्रांसपोर्टेशन या हिंदी में जल परिवहन का इस्तेमाल करते थे। और जल परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए आपको पता है डॉकयार्ड या बंदरगाह होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खुदाई के दौरान एक साइट मिली है गुजरात में, जिस साइट का नाम है लोथल। जो लोथल साइट है ये आपकी भोगवा नदी के किनारे है और यहाँ पर डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड का मतलब होता है आपका बंदरगाह, जहाँ से इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि ये लोग एक दूसरे से क्या किया करते थे, व्यापार। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दूसरा, अगर मैं इन लोगों की बात करूं तो ये लोग व्यापार करने के लिए उस समय बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। बार्टर सिस्टम को हिंदी में हम कह देते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान। मेरे पास अगर गेहूं जाता है तो मैंने गेहूं दे दिया, बदले में मैंने आपसे एक घोड़ा ले लिया, तो इस तरीके का व्यापार ही क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम। याद रखिएगा, उस समय मुद्रा का कोई भी चलन नहीं था। बार बार क्वेश्चन अराइज होगा कि उस समय मुद्रा तो नहीं थी, लेकिन उस समय सील होती थी। सील आकार में चौकोर होती थी। आपने मोहनजोदारो मूवी में भी देखा होगा, एक बहुत बड़ी मात्रा में ये सील्स होती थी। इसके ऊपर एक कुबड़ वाले एक पशु का चित्र बना हुआ होता था। याद रखिएगा, सील उस समय की मुद्रा नहीं थी, क्योंकि मुद्रा का तो चलन ही नहीं था, बार्टर सिस्टम चलता था। तो सील क्या था, सील दिखाता था कि आप कितनी प्रॉपर्टी या कितनी संपत्ति के मालिक हो। जिसके पास अधिक सीलें होती थी वो उतनी ही अधिक संपत्ति का क्या होता था, मालिक। वैसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या था, चलन। ठीक है, आप वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत सामान के बदले सामान का आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे से व्यापार करते थे और जल परिवहन से व्यापार करते थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप गेहूं के बदले घोड़ा तो ले लोगे, लेकिन आपको कितना गेहूं देना पड़ेगा जिसके बदले आपको क्या मिले, घोड़ा। तो अगर आप बात करो इनके मेजरिंग टूल का मतलब है कि ऐसे कुछ एक टूल्स जिनसे ये किसी भी चीज़ के वेट को नापते थे, या हिंदी में हम इन्हें शुद्ध कह देते हैं, हिंदी में बाट का इस्तेमाल किसी भी चीज़ को नापने के लिए किया जाता है। जो इनके मेजरिंग टूल्स होते थे उस समय, उनके ऊपर क्या था, वो स्टेरलाइट के बने हुए होते थे। आकार में लगभग वो गोल या रेक्टेंगुलर शेप होते थे। उनके ऊपर कुछ एक लाइंस बनी हुई थी। ये लाइन 16 के मल्टीपल या 16 के गुणज में होती थी। तो याद रखिएगा, इनका जो किसी भी चीज़ को नापने के जो टूल्स होते थे वो 16 के मल्टीपल में होते थे। मतलब अब वो एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या होती थी, जैसे आज हमारे पास ग्राम किलोग्राम है, ये हमें नहीं पता, लेकिन वो 16 के मल्टीपल में होते थे। तो ये था इनका उस समय का ट्रेड या व्यापार करने का तरीका। नोट कर लीजिएगा या एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, तो जो भी मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। आप लोगों को ये समझ में इसीलिए आ रही है क्योंकि आपने हिंदी की स्क्रिप्ट या लिपि को पढ़ा है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे, इन लोगों की स्क्रिप्ट या इन लोगों की लिपि क्या थी, तो देखिएगा, हम अपनी स्क्रिप्ट में लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं, लिखते लिखते फिर राइट में जाते हैं, जैसे ही एंड हो जाती है लाइन तो फिर हम लेफ्ट में आ जाते हैं, फिर लिखते लिखते कहाँ तक जाते हैं, राइट। इनकी स्क्रिप्ट या लिपि में ऐसा नहीं है। पहली लाइन में ये लेफ्ट से राइट लिखते हैं और दूसरी लाइन में ये राइट टू क्या लिखते हैं, लेफ्ट, मतलब ये ऐसे 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 लिखते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इनकी स्क्रिप्ट की बात करूं तो इनकी स्क्रिप्ट है वो पूरी की पूरी पिक्चेरोग्राफिक है। पिक्चेरोग्राफिक का मतलब है कि इनकी लिपि चित्रात्मक है। इनकी जो स्क्रिप्ट है उसमें 600 के आसपास आपके चित्र हैं। अब जो चित्र बने हुए हैं उनसे आप ये डेसिफर नहीं कर सकते कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। जब तक इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जाएगा तब तक हमें इन लोगों के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है कि इन लोगों का अंत कैसे हो गया। यही रीज़न है कि इनकी स्क्रिप्ट को आज तक डेसिफर नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं गया है। इनकी जो लिपि है उस लिपि का नाम है बाउस्ट्रोफेडिन। और याद रखिएगा, बाउस्ट्रोफेडिन को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यही रीज़न है कि हमें इन लोगों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हमें नहीं पता कि ये लोग क्यों समाप्त हुए, हमें नहीं पता कि उस समय बाढ़ आई, भूकंप आया या आर्यों ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया जिससे ये लोग समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि हम इनकी स्क्रिप्ट को, बाउस्ट्रोफेडिन को अभी तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। जिस दिन इसको डेसिफर कर देंगे उसके बाद हमें इन लोगों के बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी। तो नोट कर लीजिएगा इनकी स्क्रिप्ट के बारे में। लिपि का नाम है बाउस्ट्रोफेडिन, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। क्यों? क्योंकि इसमें 600 के आसपास क्या है, चित्र। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं इस टाइम पीरियड में लोगों की, तो खुदाई के दौरान बहुत ही बड़ी मात्रा में और जो मूर्तियां मिली हैं वो लेडीज़ की मूर्तियां मिली हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मात्र सत्तात्मक परिवार रहा होगा। मात्र सत्तात्मक परिवार का मतलब है कि परिवार में महिलाओं की पोजीशन काफ़ी क्या रही होगी, बेटर या अच्छी। दूसरा, ये लोग याद रखिएगा, मीठे के लिए और अपने खाने में किसका इस्तेमाल करते थे, शहद का इस्तेमाल करते थे। सेकंड, ये लोग बहुत ही सुपर नेचुरल पावर्स में बिलीव करते थे, अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते थे। यही रीज़न था कि ये लोग पशु पक्षियों और पेड़ों की पूजा करते थे। पेड़ों की क्या करते थे, पूजा करते थे। याद रखिएगा, इनके लिए जो पीपल का वृक्ष है वो सबसे पवित्र वृक्ष था। पक्षियों की अगर हम बात करें तो डव, या हिंदी में जिसे हम क्या कह देते हैं, फाख्ता, ये उसको सबसे पवित्र मानते थे। और पशुओं में एक कुबड़ वाला बैल इनके लिए बहुत ही पवित्र था। याद रखिएगा, ये लोग अलौकिक शक्तियों में विश्वास बहुत ही ज़्यादा रखते थे। यही कारण था कि ये लोग पशु पक्षियों और पेड़ों की क्या करते थे, पूजा। ये लोग बैल, फाख्ता और पीपल वृक्ष की क्या करते थे, पूजा। जहाँ तक बात करें अंतिम क्रियाक्रम की, अंतिम अंतोष्टि की, तो मरने के बाद क्या होता था, मरने के बाद लोगों को दफनाने का भी चलन था कि लोगों को दफना दिया जाता था, या लोगों को जला दिया जाता था, या लोगों के शवों को खुले में छोड़ दिया जाता था चील कौवों के खाने के लिए। ठीक है, छोड़ देना। तो मरने के बाद, और ये 3 इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कस्टम या परंपराएं थी जिनका ये लोग पालन करते थे। याद रखिएगा, मात्र सत्तात्मक परिवार था, मीठा के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे, अलौकिक शक्तियों में बहुत ही अधिक विश्वास रखते थे। यही रीज़न था कि पशु पक्षियों और पेड़ों की पूजा करते थे। डव इनके लिए सबसे पवित्र पक्षी था, पीपल का पेड़, और इसके साथ साथ बैल की पूजा करते थे।
मरने के बाद दफनाने, जलाने और खुले में छोड़ देने के लिए, चील कौवों के लिए, पक्षियों के लिए खुले में छोड़ देने का भी चलन उस समय था। ज़्यादा हमें इसके बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि हम इनकी लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। फिर भी अगर मैं बात करूँ सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो इसकी साइट से आता है। तो हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ एक महत्वपूर्ण साइट्स। देखिएगा, अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में, तो फर्स्ट नंबर पे जो सबसे पहले इसकी साइट खोजी गई थी उस साइट का नाम आएगा, जिस साइट का नाम क्या था, हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा की बात मैं करूं तो ये आपका साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, पहले ये मांट मोगरी डिस्ट्रिक्ट था लेकिन अब ये चेंज हो गया है। ये आपका साहिवाल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, पंजाब। पंजाब ये वाला पंजाब नहीं, ये पंजाब है आपका कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो ये आपकी साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान में है। अच्छा, हड़प्पा की जो साइट खोजी गई थी वो खोजी कब गई थी, खोजी गई थी 1921 में, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता रहे हैं राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। दूसरा, अगर मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा महत्वपूर्ण शहर खोजा गया है वो कौन सी नदी के किनारे खोजा गया पाकिस्तान में, तो याद रखिएगा कौन सी नदी के किनारे है, रावी। अच्छा, खुदाई के दौरान हड़प्पा से क्या क्या आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। फर्स्ट, हड़प्पा से एक ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान मिला है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने R37 का नाम दिया है। याद रखिएगा, खुदाई के दौरान यहाँ पर 37 कब्रें मिली जिसकी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, R37। अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा में लोगों के मरने के बाद उनको दफनाने का चलन था, यही कारण था कि यहाँ पे खुदाई के दौरान और R37 क्या मिले हैं, कब्रिस्तान। इसके साथ साथ यहाँ पर मिले हैं ग्रेनरी को हम हिंदी में कह देते हैं अन्नाग्रह। ये लोग जरूरत से ज़्यादा अनाज का उत्पादन कर लेते थे, जो अधिक अनाज बचता था उसे ये एक ऊंचे टीले के ऊपर और इसे ईंटों से एक बड़ा सा सरफेस बनाते थे, उसके अंदर उस अनाज को स्टोर करके रख देते थे। ऐसे खुदाई के दौरान 6 बड़े बड़े अन्य ग्रह मिले हैं आपके कहाँ से, हड़प्पा से। इसके साथ साथ खुदाई के दौरान और एक मूर्ति मिली है जिसमें एक लेडीज के गर्भ से और पौधा निकलता हुआ दिखाई गया है, एक लेडीज के गर्भ से, और याद रखिएगा पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिससे इस बात का अंदाजा लगता है कि शायद वो मातृ देवी थी। तो याद रखिएगा मातृ देवी की प्रतिमा मिली है जिनके गर्भ से एक पौधे को उत्पन्न होते हुए दिखाया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे पहली साइट थी आपकी हड़प्पा सभ्यता की, नोट कीजिएगा और इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। चलिएगा, दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट साइट थी हड़प्पा के पास जो डिस्कवर की गई वो थी आपकी मोहनजोदारो। अगर मैं बात करूं मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो को या कई जगह पे आपको मोहनजोदड़ो भी लिखा मिलेगा। मोहनजोदारो को 1922 में डिस्कवर किया गया। इसको डिस्कवर करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट का नाम था राखल दास बैनर्जी। तो याद रखिएगा इसकी खोजकर्ता रहे हैं कौन, राखल दास बैनर्जी। ये कहाँ पे है, ये आपका लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान, ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है आपका पंजाब प्रांत में, कहाँ पे, पाकिस्तान में। मोहनजोदारो कौन सी नदी के किनारे है, मोहनजोदारो आपका इंडस या सिंधु नदी के किनारे, याद रखिएगा इंडस या सिंधु नदी के किनारे है। खुदाई के दौरान मोहनजोदारो में बहुत ही बड़ी मात्रा में स्केल्टन्स या अवशेष मिले हैं। यही रीज़न है कि मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेथ या हिंदी में इसे मृतकों का
टीला भी कहा गया है। हो सकता है कि यहाँ पर मरने के बाद और लोगों को चील कौवों के लिए छोड़ देने का चलन हो। यही रीज़न था कि इसे माउंट ऑफ डेड या मृतकों का क्या कहा गया है, टीला। मोहनजोदारो में खुदाई के दौरान कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट यहाँ पे मिला है आपका ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ एक बहुत ही बड़ा स्नानागृह है, स्नानागृह है, आज के टाइम में स्विमिंग पूल जैसा। इसका इस्तेमाल ये किसी शाही मौके पर और सामूहिक स्नान के लिए करते थे। इसके साथ साथ मोहनजोदारो में और आपका खुदाई के दौरान पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की क्या मिली है? मूर्ति। पशुपतिनाथ को उस समय और एक तरीके से भगवान के रूप में पूजा जाता था। ये एक मूर्ति है जिसके तीनों तरफ फेस है और इसके साथ ही इसके चारों तरफ 4 जो आपके हैं पशु बैठे हुए हैं। उनमें आपका चीता है, घोड़ा है, बैल है और आपका इसके साथ साथ एक और पशु है, देखिएगा, हाथी, गेंडा और इसके साथ साथ चीता और बैल, ये 4 पशु बैठे हुए हैं। इसी को कहा गया है पशुपतिनाथ। इसके साथ साथ एक और यहाँ पर खुदाई के दौरान एक मूर्ति मिली है जिसे देवदासी या द डांसिंग गर्ल भी कहा गया है। द डांसिंग गर्ल एक लड़की है जो डांस करने की पोजीशन में और अपने हाथों को ऊपर किए हुए खड़ी है। तो खुदाई के दौरान वो भी मूर्ति मिली है आपकी, कहाँ से? मोहनजोदारो से। बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, पाकिस्तान में है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। चलेगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट साइट्स आपकी कौन कौन सी थी, देखिएगा। इसके अलावा इसकी जो और इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उसमें आपकी आएगी लोथल। देखिएगा, और इम्पोर्टेंट साइट है आपकी लोथल। मैंने आपको बता दिया जो लोथल साइट है वो आपका भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे आपकी ये साइट कहाँ है? गुजरात में। और खुदाई के दौरान यहाँ से डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। डॉकयार्ड को ही हम क्या कह देते हैं? बंदरगाह। मतलब ये लोग और इस बंदरगाह का इस्तेमाल एक दूसरी जगह से परिवहन करने के लिए किया करते थे। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ये लोथल है। इसी के साथ आपका आएगा रोपड़ आपका सतलुज नदी के किनारे है और ये है आपका कहाँ पे? पंजाब में। खुदाई के दौरान और यहाँ से आपके चावल के साक्ष्य मिले हैं। मतलब ये लोग यहाँ पर चावल की क्या करते थे? खेती करते थे। ठीक है, अच्छा। इसके साथ साथ राजस्थान में एक और साइट मिली है जिस साइट का नाम है रंगपुर जो साइट है ये भी आपकी गुजरात में मिली है और इस साइट से आपके गेहूं के दाने मिले हैं। मतलब ये लोग और इस जगह पर गेहूं की खेती उस समय बहुत ही क्या करते थे? ज़्यादा। आगे चलते हैं, अगली इसकी इम्पोर्टेंट साइट मिली है कालीबंगा जो साइट है वो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है। आपका कहाँ पे? राजस्थान। मैंने आपको बताया कि ये लोग भूत प्रेत और आत्माओं में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते थे और उनसे बचने के लिए ये लोग उस समय हवन का सहारा भी लेते थे। खुदाई के दौरान कालीबंगा से बहुत बड़ी संख्या में फायर आल्टर्स, हवन वेदिकाएं मिली हैं जिसका इस्तेमाल ये हवन करने के लिए करते थे। याद रखिएगा, इन्हीं हम कहते हैं फायर आल्टर। इसके साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में कॉपर तांबे की क्या मिली है? चूड़ियाँ। और इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ से मिली है और वो है बहुत ही बड़ी संख्या में एम्यूलेट्स या हिंदी में क्या? ताबीज़, जो इस बात की पुख्ता जानकारी देते हैं कि ये लोग भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास बहुत ही क्या रखते थे? ज़्यादा। इसके अलावा इसकी एक हरियाणा में भी साइट मिली है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बनावली जो साइट है वो आपकी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिली है। कहाँ पर? हरियाणा। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, खुदाई के दौरान यहाँ पर बारले अवशेष मिले हैं आपके जौ के। इसी के साथ साथ
प्लग्ड फील्ड का मतलब होता है जुते हुए खेत। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जैसे यहाँ पर लोगों ने खेतों को जोत के क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो ये और कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की या सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, इसके अलावा और इम्पोर्टेंट साइट्स की, तो देखिएगा इसके अलावा और कुछ एक इम्पोर्टेंट साइट्स जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कौन कौन सी रही हैं। एक साइट रही है आपकी चंदूहड़ो। चंदूहड़ो की अगर मैं बात करूं तो ये साइट है आपकी कहाँ पे, पाकिस्तान। ये उस समय का इंडस्ट्रियल सिटी, ये उस समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर था। चंदूहड़ो में बीड मेकिंग फैक्ट्री का मतलब है मन के बनाने का कारखाना मिला है। मतलब ये मन के, जो लेडीज उस समय अपने गले के आभूषणों में और पहनती थी, तो ऐसे मन के बनाने का एक कारखाना मिला है आपका कहाँ पे, चंदूहड़ो में। इसके साथ साथ चंदूहड़ो में आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके साथ साथ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी मिली है कि वहाँ पे लोग सूती वस्त्र का भी निर्माण करते थे। याद रखिएगा चंदूहड़ो ही एकमात्र ऐसा शहर था जो सिडेटल और लोअर पार्ट में बटा हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पर रहते ही नहीं थे। ये तो उस समय का एक बहुत ही प्रसिद्ध इंडस्ट्रियल क्या था, शहर था। इसके अलावा अगर मैं और इम्पोर्टेंट साइट्स की बात करूँ सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की और इम्पोर्टेंट साइट्स में आपकी आएगी सुतकोटड़ा। अगर मैं सुतकोतदा की बात करूं तो जो सुतकोतदा साइट है ये आपकी बलूचिस्तान, कहाँ पे है, पाकिस्तान में। खुदाई के दौरान यहाँ पर अश्व हड्डी, घोड़े की हड्डी मिली है। मतलब ये लोग घोड़े से भी उस समय परिचित बहुत ही क्या थे, ज़्यादा। अब तक अगर मैं बात करूं तो 400 से अधिक छोटी बड़ी साइट्स खोज दी गई हैं, किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की अब तक क्षेत्रफल के हिसाब से खोजी गई सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो वो याद रखिएगा हिसार में है आपकी राखी गढ़ी। हिसार डिस्ट्रिक्ट में राखी गढ़ी, इसकी खोजी गई अब तक की सबसे बड़ी साइट है। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि अब तक खोजी सबसे लेटेस्ट साइट कौन सी है, तो 1990 में खोजी गई थी धोलावीरा, जो कि आपकी कहाँ है, गुजरात में। ये इस सभ्यता की खोजी गई अब तक की सबसे लेटेस्ट साइट है। हमें नहीं पता कि ये सभ्यता कैसे अंत हो गई, लेकिन इस सभ्यता के बाद भारत में आर्यंस का आगमन हुआ और आर्यंस के टाइम पीरियड को इतिहास में वैदिक एज के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।